हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करता है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करता है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सेम तरह के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अलग तरह के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हम रिपल्शन या अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो करीब ला रहा है या उसे दूर भेज रहा है। अब यहां पर हमें याद करना पड़ेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करना चाहते हैं या फिर उसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। वो क्या फोर्स है? जब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्जेस जिस फोर्स को अप्लाई करते हैं उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी चार्जेस के बीच में जब रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है तो असल में चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल देखना पड़ेगा। अब हमारे पास यहां दो बॉल हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और दोनों पानी के ऊपर तैर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में हम एक बॉल को हिला सकते हैं और जब भी हम इस बड़े वाले बॉल को हिलाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये छोटा वाला बॉल भी हिलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इस बड़े बॉल को हिलाते हैं तो पानी में वेव्स बनते हैं और ये वेव्स दूर जाते हुए इस छोटे बॉल को भी टच करते हैं और जब इस छोटे बॉल को टच करते हैं तो वो भी हिलने लगता है। यानी पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। जब पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो वो ट्रैवल करते हुए यहां तक पहुंचा और ये बॉल भी हिलने लगा। तो दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम एक को हिलाते हैं तो असर दूसरे पे होता है। ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी होता है। जब हम एक चार्ज की बात कर रहे हैं तो उस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि पानी के वेव्स का एक फील्ड सा बन गया, एक सर्कल सा बन गया और वो दूर ट्रैवल कर रहा है। उसी तरीके से एक चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और जब दूसरा चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इस बॉल की तुलना एक चार्ज ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं और जिस तरीके से ये बॉल इस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है वैसे ही एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है। तो यही समझने वाली बात है कि इसे अगर हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट मान लें तो जिस तरीके से ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है वैसे ही हर चार्ज ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ फोर्स अप्लाई करता है। अब ये जो फोर्स है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या कहते हैं? अ चार्ज इज एबल टू इन्फ्लुएंस अनदर चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है या उस पर फोर्स अप्लाई करता है तो उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कैसे होता है, इसका इक्वेशन क्या है, यह समझते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है ये इक्वेशन? E इज इक्वल टू F बाई Q। यहां पर E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बात की कि जब भी एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ वो चार्ज एक फील्ड बनाता है, वो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज इक्वल टू F बाई Q। F क्या है? F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Q क्या है? Q है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। यानी एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है उसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो चार्ज है
उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से। तो इसे हम समझते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आता है। तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज पे एक चार्ज है, एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसके ऊपर है, उसे हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज। अब इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों तरफ, जिसकी इंटेंसिटी को हम या जिसके पावर को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं और इस टेस्ट चार्ज पर भी एक चार्ज है, उस चार्ज की क्वांटिटी है स्मॉल q। तो यही q है जो यहां हम इक्वेशन में देख पाते हैं। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इस टेस्ट चार्ज पे अप्लाई हो रहा है इस सोर्स चार्ज के वजह से। ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Q है क्वांटिटी चार्ज की जो टेस्ट चार्ज के ऊपर है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या उसकी पावर मिलती है। तो इससे हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। तो अब हम यहां पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एक टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसका अगर हम एक हिस्सा कंसीडर करें तो उस एक हिस्से पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है वही फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि टेस्ट चार्ज के एक यूनिट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी एक क्वांटिटी या एक हिस्सा, चार्ज का एक हिस्सा जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स महसूस करता है सोर्स चार्ज की वजह से, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों कांस्टेंट वैल्यू है? क्योंकि जब Q बढ़ेगा, स्मॉल q बढ़ेगा, तो F भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके ऊपर सोर्स चार्ज का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर हम टेस्ट चार्ज के चार्ज की क्वांटिटी घटाते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ घटते बढ़ते रहेंगे और इनका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कि होगा E। इसीलिए एक चार्ज के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं और उसके चार्ज के एक हिस्से पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? E इज इक्वल टू F बाय Q, जहां पे F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि है फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की चार्जेस हैं और दोनों के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। तो वो किस तरीके का फील्ड है? तो हम देखते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज पॉइंट्स आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ पॉइंट करता है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ पॉइंट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो बाहर की तरफ एक्सर्ट हो रहा है। तो एक पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो हमेशा आउटवर्ड्स पॉइंट करता है। अब यह जानना है कि हम आउटवर्ड्स कैसे डिसाइड करते हैं। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या उसे टेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो यह रूल है कि हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से हम उसे टेस्ट करते हैं। अब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में एक और पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो
क्या होगा उसका रिएक्शन? वो रिपेल करेगा, बाहर की तरफ भेजेगा उसको, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर हम एक और पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो वो उसे बाहर की तरफ पुश करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है या आउटवर्ड्स होता है। अब हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज कैसे रिएक्ट करता है। अब नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाते हैं, इनवर्ड्स, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द नेगेटिव चार्ज पॉइंट्स इनवर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, इनवर्ड्स। अब वही लॉजिक हम यहां भी अप्लाई करते हैं कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज से इसके चार्ज को टेस्ट करेंगे तो क्या होगा। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाते हैं तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, यानी ये चार्ज उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, तो इनवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इनवर्ड्स ला रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। और अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको अपने आप ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव हमेशा उसे रिपेल करेगा, इसीलिए पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव के केस में ये एक पॉजिटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसीलिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इनवर्ड्स होता है, अंदर की तरफ। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके ऊपर डिस्टेंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यानी डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम होगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये बलून, जिसे कपड़े से रब करके चार्ज किया गया है। अब जब ये चार्ज बलून इस पानी के धार के पास लाते हैं तो क्या होता है, जितना हम इस बलून को धार के पास लाते हैं धार उतना ज्यादा बेंड होता जाता है, यानी उसके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी की वजह से पानी का धार उसकी तरफ बेंड हो रहा है। और जब हम दूर हटाते हैं तो पानी का फोर्स उससे दूर होता जाता है, यानी क्या हो रहा है, यहां पर फोर्स कम होता जा रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रहा है। जब हम पास ला रहे हैं बलून को, यानी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, तो उसका फोर्स और बढ़ रहा है और उस पानी की धार को वो और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है डिस्टेंस का फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना घटेगा, डिस्टेंस जितना घटेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है डिस्टेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बहुत महत्व रखता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक स्ट्रॉ है जो अनचार्ज्ड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और यहां पर हाथ को रब करके चार्ज किया गया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाथ की तरफ ये स्ट्रॉ अट्रैक्ट हो रहा है। हम किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं, हाथ की तरफ ये स्ट्रॉ अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि स्ट्रॉ अनचार्ज्ड है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमारा हाथ चार्ज्ड है और वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक और लेते हैं, यहां पर फिर से हमारे पास एक स्ट्रॉ है और इसको चार्ज नहीं किया गया है। अब इसके पास एक चार्ज स्पून ला रहे हैं हम, चार्ज चम्मच, और फिर से क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इससे हम क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो वो एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम जानते हैं कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं, यानी दोनों के चार्जेस सेम नहीं हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट चार्ज है और एक चार्ज नहीं है तो भी चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो अब इसमें एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि अगर हमें किसी चीज की चार्ज को चेक करना है, यानी हमें जानना है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करें? क्योंकि अगर हम अट्रैक्शन की बात करें, अगर दो ऑब्जेक्ट्स चार्ज हैं और दोनों के अंदर ऑपोजिट चार्ज है तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट चार्ज है और एक चार्ज नहीं है तो भी चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज है? हम टेस्ट कर सकते हैं सिर्फ रिपल्शन से, अट्रैक्शन से हम कभी चेक नहीं कर सकते। तो इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो हम यहां क्या बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी बिना कॉन्टैक्ट के भी यह फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन इन्फ्लुएंस बोथ चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स। जो हमने बात की कि चार्ज और अनचार्ज दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंफ्लुएंस हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिपल्शन का हेल्प लें। रिपल्शन इज द बेस्ट टेस्ट टू चेक इफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं? हम मानते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज हमें जानना है, यानी ये चार्ज है कि नहीं है हम नहीं जानते। अब हमारे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। अब ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों में ऑपोजिट चार्ज है? नहीं, क्योंकि ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है और एक चार्ज ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो ऐसा हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो और इसीलिए इसे अट्रैक्ट कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो, यानी कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दोनों ही केस में ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है। पर अगर हम यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि रिपल्शन हमेशा दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच ही हो सकता है, जबकि अट्रैक्शन अनचार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच भी हो सकता है। इसीलिए रिपल्शन चार्ज का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर ये पॉजिटिव भी इसे अट्रैक्ट करता और ये नेगेटिव भी इसे अट्रैक्ट करता, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर यहां रिपल्शन होता है, अगर ये इसको रिपल करता तो हम कहते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, और अगर ये इसे रिपेल करता तो हम कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहां पे रिपल्शन सबसे बड़ा टेस्ट है चार्ज का, ना कि अट्रैक्शन। जैसा कि हमने स्ट्रॉ के केस में देखा कि स्ट्रॉ अट्रैक्ट हो रहा था चार्ज ऑब्जेक्ट से, यानी कि वो न्यूट्रल होते हुए भी अट्रैक्ट हो रहा था। तो एक न्यूट्रल चीज भी अट्रैक्ट हो सकती है एक चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ, लेकिन एक न्यूट्रल चीज कभी भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट से रिपेल नहीं होगी। रिपल्शन होने के लिए उस ऑब्जेक्ट को चार्ज होना ही पड़ेगा। इसीलिए हमेशा जब हम चार्ज चेक करने की बात कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, हम रिपल्शन को सही टेस्ट मानते हैं, क्योंकि रिपल्शन सिर्फ चार्ज के केस में ही होगा, जबकि अट्रैक्शन अनचार्ज के केस में भी हो सकता है। Don't forget to subscribe to our channel. You can also register for free at deltastep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge, or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across maths, science, English, and social science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our
iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests, performance analysis along with actionable feedback, personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.